नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन इन अच्छे दिनों का आपके लिए क्या मतलब होगा, ये जानने के लिए कुमार विश्वास हमारे साथ है। डिलीवरी पर ज्यादा फोकस होगा कि धरने पर? नहीं, देखिए, डिलीवरी पर भी फोकस होगा और धरने पर भी। नहीं, धरना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। जब जब सरकारें नहीं मानती हैं तो किसी ना किसी को धरना करना पड़ेगा। सर, ये प्रधानमंत्री के कह देने से तो नहीं होता ना कि आंदोलन करना है तो जंगल चले जाएं। मुझे लगता है कि 10 तारीख को जो चुनावी नतीजे आने वाले हैं, एग्जिट पोल के अनुसार जो लगभग मुझे लग रहा है कि आ रहे हैं, उसके बाद से वास्तविक चुनौती शुरू होगी। क्योंकि नई प्रकार की राजनीति शुरू की है तो नई प्रकार की राजनीति को सस्टेन करना। नहीं तो अब की दफा अगर सरकार बनती है तो पिछली सरकार से वो जुदा कैसे होगी? इसलिए होगी कि पिछली सरकार से तो अनुभव काफ़ी आया, उन 49 दिनों में काफ़ी अनुभव आया। दूसरा, जनता ने हमें सबक बहुत दिया। जनता ने बताया कि टेकिंग ग्रांटेड मत लीजिए, जैसे इस बार मोदी जी को बताया। इसीलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग जो बड़े बड़े संपादक हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, ड्राइंग रूम प्रवचनकर्ता, फेसबुक के साधु, ये सब मिलाकर भी टोटल इतनी बुद्धि नहीं बनते जितनी वो सामान्य मास अपने आप में बुद्धि बनता है। वो ऐसा संकेत देता है। उसने मोदी जी को कहा कि आप ठीक हैं, ये लड़के ठीक है, आंदोलन ने कांग्रेस के खिलाफ अच्छा किया, असंतोष अच्छा पैदा किया, पर ये देश नहीं चला पाएंगे अभी, इसलिए छोड़ो इनको हरा दो, अमेठी में भी इनको हरा दो, बनारस में भी, दिल्ली में भी एक बस सीट दो, आप चलाओ साहब। लेकिन जब उसने देखा कि चाय वाला कहकर एक व्यक्ति आया, 10 लाख का सूट पहना, कैसे मालूम? ऐसे ही फैला दिया आप लोगों ने। 10 नहीं हुआ। आपको मोदी जी ने बताया 10 लाख का सूट है? नहीं, तो फिर मीडिया कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, पॉलिटिक्स में होता है तथ्य, एक होता है परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन। चाय की दुकान किसी ने देखी थी क्या? आपको पता है भारत के रेलवे स्टेशन पर जिसको कैंटीन मिलती है वो बहुत अमीर आदमी होता है, सामान्य आदमी को नहीं मिलती। तो अगर गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर उनके पूज्य पिताजी को कैंटीन मिली तो वो कोई ठीक आदमी रहे होंगे, खराब आदमी। लेकिन चाय वाला लोगों में, हाँ साहब हमारा चाय वाला, बहुत अच्छी बात है। मुझे बोफोर्स के दिन याद है कि जब वो वीपी सिंह एक कागज निकालते थे और कहते बिस्नाथ को नींद नहीं आती है, तो कागज पढ़ के थोड़ी आया था कोई आदमी। नहीं, आप भी तो कागज निकालते थे। केजरीवाल वो हमारे तो नंबर बताते थे और उन्होंने कहा कि ये नंबर है स्विस बैंक हाँ, अकाउंट का। तो ये बताया। सब जो अंबानी अडानी के खिलाफ ढोल पीटा पहले के 49 दिन की सरकार में, क्या एक बार फिर से 10 फरवरी के बाद हम वही देखेंगे? देखिए, आपको दिया गया है जनादेश भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए, और आपको जनादेश दिया गया कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आप इसमें ढील करेंगे, जब आप एक ब्लैक शर्ट पहनते हैं तो छोटे मोटे स्पॉट आपके दिखते नहीं हैं, लेकिन आप सफ़ेद शर्ट पहनते हैं। पूरी पॉलिटिकल क्लास का एक उद्देश्य है, हम तो बेईमान है पर तुम भी तो ऐसे हो, चलो हम तो लेते पर तुम भी तो ऐसे पैसा लेते हो, चलो हमने तो 302 को टिकट दिया पर तुमने भी तो दंगाई को टिकट दे दिया, जिसपे ऊपर दिल्ली पुलिस ने आरोप लगा रखा है। उनकी पूरी योजना ये है, अब आपको निकाल कर ले जाना है। दारू की बोतलें मिली, वो भी आम आदमी पार्टी के नेता के भाई के गोदाम से ही मिली। नहीं तो दिल्ली पुलिस ने तो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। मंगोलपुरी के बीजेपी के प्रत्याशी तो डिटेन्ड रहे, आपने भी उस खबर को चलाया। तो अज्ञात आदमियों में पूछताछ के लिए कहा। नरेश, सवाल ये है ना कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम जुदा है, ठीक है, बीजेपी के नेता के यहाँ से दारू मिलती है, लेकिन दारू की बोतलें आपके नेता के गोडाउन से भी। अंतर है, बीजेपी का नेता दारू सहित बरामद होता है, दारू बरामद नहीं होती। आपके नेता के घर पे दारू पड़ी होती गोदाम में? कैसे घर है? बस्सी साहब अपनी पूरी योजना के बाद सिद्ध नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा इन पर भी शक है, इनसे बातचीत के लिए बुलाएंगे। हम गए, हमने कहा साहब चुनाव चल रहा है, 8 तारीख को पहुंच जाएंगे, और वो पहुंचा, अपना संवाद करके। अच्छा ये बताए, तमाम पिछली बात जब दिखा रहे थे वाराणसी में चुनाव में हार हुई, लोकसभा में हार हुई, और चैनलों ने कहा कि आम आदमी पार्टी हार रही है, और वैसा ही हुआ, तब आपकी पार्टी बड़ी खफा थी कि फर्जी पोल है, सब बिके हुए हैं, बीजेपी ने खरीद लिया। अरे बताइए कितना पैसा इस बार आप लोगों ने इन पोलस्टर्स को दिया जो आपको आगे दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए, पिछले चुनाव में आपने जो भी दिखाया हमको अंदाजा नहीं था, हम खुद मान रहे हैं। अब भी जो एग्जिट पोल है हम उन्हें केवल रुझान मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे कि हमारी 35 आ रही है, 50 आ रही है। तो एग्जिट पोल आए होंगे, ओपिनियन पोल आया, पहले भी किसी ने ऐसा नहीं कहा पैसा। नहीं, बहुत कहा, पार्टी के किसी सीनियर लीडर ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब आपने हमें 6 सीट दी और हमारी 28 आई तो जनता तो शक करेगी ना। की बात कर रहा हूं। तो लोकसभा में हम इस बात को नहीं एक्सेस कर पाए, इसे मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पर ये जो बात पे आम आदमी पार्टी को षड्यंत्र नजर आता है कि ईसी हमारे खिलाफ है, पुलिस हमारे खिलाफ है, मीडिया हमारे खिलाफ है। अरे जनाब, अगर आपका संदेश जमीन तक पहुंचा तो उसमें मीडिया का हाथ था। आप सोचिए, नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ऐसी शंका आप लोगों के बारे में हो रही है तो इस पर आप भी पुनर्विचार करें। तो पत्रकारिता की प्रामाणिकता यहां कैसे पहुंची, इस पर पत्रकारिता को भी विचार करना है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये हिम्मत नहीं है कि वो पत्रकारिता से इस तरह का संवाद करे। उसको लगता है कहीं ना कहीं से कुछ निकल आएगा, राहुल जी कैसे हैं आप और सब बढ़िया, अरे आज तक तो बहुत शानदार है, ऐसे करके काम चलाते हैं। तो इस त्वरा, इस तेजस्विता, इस सीधी बात का अभ्यास हिंदी की पत्रकारिता को भी धीमे धीमे हो रहा है, अंग्रेजी की पत्रकारिता को हो रहा है, और उनको अब कंधा मिला है। मोदी जी का जो उन्होंने गुणगान 9 महीने किया, जिस भी किसी कारण जनता ने किया, आपने जनता ने किया, और उस जनता
के विश्वास को, जनता की सोच को सर, आप रिफ्लेक्ट किया। मेडिसिन स्क्वायर पे ऐसे खड़े थे जैसे यूनाइटेड नेशंस का फंक्शन हो रहा हो। अरे वहां आपके फंक्शन पे खड़े हो, अरे ये बताइए एक विश्वास साहब, आपके फंक्शन पे खड़े होते हैं, बाबा ईमानदारी से पत्रकार काम कर रहा है, मोदी के फंक्शन पे खड़े हो जाए तो बेईमान। हमें कोई दुख नहीं है, नहीं दुख तो है ही, इसीलिए आपको टी से इसलिए आप ये कह रहे हैं। बाबा रामदेव जी के लोग, श्री श्री रविशंकर जी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, गुजरात समाज के लोग अगर एक फंक्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में, बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री सबका है, हिंदुस्तानी को फंक्शन कर रहे हैं और उसमें बहुत लोग जुड़े। अमेरिका सरकार जुड़ गई है, आपको होटल में ठहराया अमेरिका सरकार ने, बराक आप कह रहे थे, बराक पर हम चुटकुला सुनाते हैं, बराक ने चुटकुला बना दिया आपका, बराक वहां जाके आपका ही चुटकुला बना गए। अब कहां गए बराक? तो उस समय तो ऐसा दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री हमारे हैं, प्रधानमंत्री भारत के हैं, भाजपा के थोड़ी हैं। वो तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताया कि भाजपा की सरकार है, भारत की सरकार नहीं है। 82 सीटें मोदी जी की आई, वो वीएचपी ने दिलाई, रविशंकर ने दिलाई, वो बाबा रामदेव ने दिलाई, देश की जनता। आप ही कह रहे हैं? रामदेव जी पूछे, वो खुद कहते हैं मैंने दिलाई। वो कहते हैं जनता का कोई हाथ नहीं, मतलब आम आदमी पार्टी को जो वोट पड़े वो वोटर का वोट है, बीजेपी को जो वोट पड़े वो जनता का वोट नहीं है। मैं इस बात से चिंतित हूं कि अब परसों अगर शपथ हो जाएगी, 15 को शपथ हो जाएगी, फिर आप चलाएंगे फटा पोस्टर निकला हीरो, केजरीवाल रिटर्न्स, नायक रिटर्न्स, मत चलाइए। एक सामान्य आदमी जीने दीजिए, काम करने दीजिए, उस पर वॉच रखिए, गलत करे तो गलत कहिए, ठीक करे तो ठीक कहिए। आप लोगों की टीआरपी जनरेटिंग जो मशीन, आप हमारी टीआरपी की चिंता ना कीजिए। देश के लोगों का विश्वास हम पर है, इसलिए वो हमें देखते हैं। आपके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बनने के लिए मैं कह रहा हूं आपकी प्रासंगिकता बनी रहे, ईमानदारी से काम करें, आप ड्रामा कम करें, सरकार अच्छे से चलाएं, आप उस पर नजर रखें, चैनल कैसे चलाना है, टीआरपी का क्या करना है, उसकी चिंता आप हम पे छोड़। मैं कह रहा हूं आप हमारे ऊपर एक ऐसे वॉचडॉग की तरह काम करें, किसी दृष्टि की तरह काम करें, जहां हमें इस बात की चिंता हो कि अगर हम जरा भी गलत करेंगे तो देश का सन्नद्ध मीडिया हमारे विरुद्ध लिखेगा, हम अच्छा करेंगे तो मीडिया हमारी प्रशंसा करेगा। आपके हिसाब से देश की राजनीति 10 फरवरी के बाद कैसे बदलती है, आपका क्या कैलकुलेशन? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो मैंने ये कहा था अपने मित्रों से भी कि वो इतिहास के बड़े निर्णायक क्षण पर खड़े हैं। अगर वो अपने अंदर का जो सामान्य क्षेत्रीय छोटापन था एक नेता के नाते पार्टी में, उनका क्रश कर देना, लोगों को, विरोधियों को समाप्त कर देना, असहमत आवाज़ों को समाप्त कर देना, इसको बड़ा कर लेंगे, अगर थोड़ा मन बड़ा कर लेंगे तो वो इतिहास के बड़े प्रधानमंत्री कहलाएंगे। पर 9 महीने में वो हुआ नहीं। जिस क्षण वो साध्वी निरंजन ज्योति का बचाव करने उतरे और कहा कि वो दलित परिवार से आती है, इसलिए बचाव नहीं किया, खींचा भी नहीं, उन्होंने माफी मांग के कहा कि वो, अरे एक महिला, आदरणीय महिला साध्वी कुल से आती हैं, वो ऐसे बच सकती हैं। अगर एक क्षण का निर्णय उन्होंने लिया, देखिए इतिहास एक क्षण देता है आपको, उसी क्षण में आप तय कर पाते हैं कि आपको क्या करना है। तो आज अरविंद केजरीवाल भी, आम आदमी पार्टी भी बहुमत आने के बाद इतिहास के उसी क्षण पर खड़ी होगी। उसे खुद को चेक करना पड़ेगा, वो चूकी किस चीज से चेक करना पड़ेगा? खुद को अपने कथन से, जो कहा है, जिस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं। 2 मिनट लगेंगे इस देश को इतिहास के कूड़ेदान में डालने में, और 2 मिनट लगेंगे, इस बात का एहसास है आपको? बिल्कुल, और उसको 2 मिनट लगेंगे इस देश को बाकी जगहों पर इस प्रयोग को सफल करते में। आपने सफल करते देखिए, पंजाब आपके लिए बाहें खोले खड़ा है, पंजाब के खेतों से आवाज, पंजाब पे अगली अब निगाह, पंजाब की बहनें, पंजाब के भाई, नशे से जूझते हुए पंजाब के बुजुर्ग, अपने घरों को तबाह होते हुए लोग कह रहे हैं कि आइए लड़िए। पंजाब में हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी है, भगवंत मान बड़े लोकप्रिय नेता हैं, गांधी साहब की बड़ी लोकप्रियता, प्रोफेसर साहब की, शेर सिंह जी बहुत अच्छी लोकप्रियता मिलेगा। और आप चूके तो इसने तो बड़े बड़ों को डाला है। देखिए इसी कांग्रेस को इसने क्या हालत में पहुंचा दिया है। 15 साल जिनका राज्य रहा है। मुझे रामलीला मैदान की वो रैली याद है 77 के बाद की, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस देश ने श्रीमती गांधी को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया है, लेकिन उसी कूड़ेदान से वो दोबारा लौटी। तो क्या आप लोग बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब बहुत जल्द हो सकता है कि बिहार में चुनाव? अब मुझे लगता है कि अभी तो पार्टी तय करेगी, मैं अकेला इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि जो बुजुर्ग हमसे कहते थे कि पाँव उतने पसारी है जितनी आपकी चादर हो, जहाँ जहाँ आप जा सकते हो। हम एक ऐसी पार्टी है जिसके पास पैसा बहुत कम होता है। लोग पैसा देते हैं तो उनको सरकारें परेशान करती हैं, उनके पीछे बाकायदा आयकर विभाग लगा दिया जाता है, लोगों से बातचीत होती है। हमारे पास कार्यकर्ताओं का जुनून है, लोगों का स्नेह है। जहाँ जहाँ हमारी ऐसी स्थिति लगे कि हम लड़ सकते हैं, हम मॉडल तैयार कर सकते हैं, वहाँ वहाँ हम काम करेंगे। तो बिहार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो पार्टी तय करेगी मेरे कहने से। अच्छा, आप कविताएं सुना के पैसा कमाएंगे कि नेतागिरी करेंगे? देखिए मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री नहीं रहे, मेरी दादी भी प्रधानमंत्री नहीं रही, ना मेरे किसी बड़े भाई के बिजली के मीटर लगाने की फैक्ट्री कि मेरा काम चल जाए। तो मैं बहुत सारे नेताओं से, आप भी पूछिए, वो आपकी सीधी बात में आते हैं, 5 साल उनकी सरकार नहीं होती, फिर भी वो डिजाइनर कपड़े पहन के, अच्छी वाली जैकेट पहन के, अच्छी वाली घड़ी पहन के प्रवचन देते रहते हैं, ये बहुत गलत हुआ है, ये वो। उनका काम कैसे चलता है? उनकी 3-3 गाड़ियां कैसे चलती हैं? उनके ड्राइवर कैसे चलते हैं? उनके कुक का पैसा कहाँ से आता है? उनके बच्चों की फीस कहाँ से आती है? कोई काम नहीं है। 10-20 हज़ार रुपए की उनकी पेंशन है, किसी सदन की, विधानसभा की या कहाँ की। तो मुझ जैसे आदमी को तो काम करना पड़ेगा, मुझे तो कवि सम्मेलन करने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। तो राजनीति भी करेंगे, कविताएं भी सुनेंगे, निश्चित रूप से। लेकिन घर पे फिलहाल जाना पड़ेगा। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी
और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो केजरीवाल की पहली दफा मुलाकात होगी, तब क्या होगा? आप देखते रहिए आज तक। किरण बेदी को लाने से लगता है आपको काफी फायदा हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो काडर था वो इस बात से नाराज़ हुआ। आरएसएस विशेष रूप से उसने ये सोच लिया कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी की जो ये द्वयी है, ये जो आरएसएस ने आपको बताया ये तो बाहर मार्केट में खबर रहती है। मार्केट से आपने उठाया? हाँ, मार्केट से खबर रहती है, जनरली पता चलता रहता है। उन्होंने कहा कि इनको ये संदेश देना चाहिए कि आप हमारे संगठन को टेकिंग ग्रांटेड ना लें। दूसरा क्या है कि जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग थे, जगदीश मुखी जी का एक अलग काडर था, सतीश उपाध्याय ने अपना एक काडर तैयार करा था, टिकट के वादे किए थे लोगों से, डॉक्टर हर्षवर्धन इतने वर्ष से काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग लगातार काम कर रहे थे। तो नेताओं के नीचे एक वो चलती है, ये नेता उसके नीचे, फिर नेता मेंबर तक, वार्ड मेंबर तक, वो सब अपने नेताओं के साइडलाइन होने से नाराज़ हुए। फिर किरण जी का व्यवहार भी जो था वो वैसा नहीं रहा, क्योंकि किरण जी मतलब ब्यूरोक्रेट रही हैं, उनको या तो किसी के नीचे काम करने की आदत है या नीचे से काम लेने की आदत है। उन्होंने सहकार के साथ काम कम किए हैं, हमारे साथ उन्होंने काम किया तो हमने बड़ी बहन की तरह उनके नीचे काम किया, उनके आदेशों की पालना करिए। उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। उल्टे आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो सन्नद्ध था, उसको लग रहा था कि अब नहीं तो कुछ नहीं, जुट जाओ, ताकत झोंक दो। तो उसने खुद को झोंक दिया, नेताओं ने, पार्टी ने, सबने खुद को पूरी शक्ति के साथ झोंका, और उसी का परिणाम है कि अच्छी आहटें मिल रही हैं। पर आपने अरविंद केजरीवाल को बहुत पहले से देखा है, नेता बनने से पहले से देखा है, मुख्यमंत्री के दौर में भी आपने उनको देखा, अब इस बार का कैंपेन भी देखा। कैंपेन के दौरान हमें केजरीवाल का एक सुधरा हुआ चेहरा मिला, जो सकारात्मक बातें किया करते थे और बार बार धरने में बैठने की बात नहीं करते थे, कॉन्फ्रंटेशन के बजाय कोऑपरेशन की बात करते थे। क्या आपको लगता है कि अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और इनकी सरकार बनती है तो यही सुधरा हुआ चेहरा जनता देखेगी, या फिर एक बार धरने वाली भूमिका में आ जाए? देखिए, अरविंद ने पिछले, मैं उसको बहुत वर्षों से जानता हूँ, अब तो 8-9 वर्ष की दोस्ती हो गई, इम्प्रोवाइजेशन बहुत किया है और ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति इम्प्रोवाइजेशन नहीं करता उसकी सुधार की संभावनाएं बहुत समाप्त हो जाती हैं। मुझे नरेंद्र मोदी जी से भी बहुत उम्मीद थी, वो भी मुझे 2002 से परिचित हैं, मुझे लगता था चीज़ें बदली होंगी, लेकिन जो आटे मिल रही हैं उससे लग रहा है कि चीज़ें बदली नहीं है, गुजरात जैसी ही हैं, जहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो नाराज़ थे और उसका कैरियर ही खत्म कर दिया था उन्होंने कि नहीं मिलना है, नहीं बात करनी है, टिकट भी नहीं देना है। तो अरविंद में काफ़ी चीज़ें आई हैं और हम जैसे दोस्त जितने भी हैं, हम जैसे साथी जो साथ में काम करते हैं, सब में कमियाँ हैं, मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं। और जैसा राष्ट्रपति टेंडर निकालते हैं ना, जहाँ है जैसा है के आधार पर निविदा आमंत्रित है, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जहाँ है जैसा है के आधार पर स्वीकार किया। खांसता है जी, मफलर है जी, है जी बोलता है जी, ऐसे भाषण देता है, गलती हो गई जी, माफ़ कर दो जी। तो लोगों ने इस पर स्वीकार किया, लोग इस पर मुग्ध हुए। देश में सदा संभावनाएं बनी रहनी चाहिए राजनीति में असहिष्णुता अस्वीकार्य है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ने अरविंद के प्रति जो असहिष्णुता दिखाई, जो अस्वीकार दिखाया, बंदर, बाजारू, नक्सली, अराजक जो बोला गया, उसके नंगे पोस्टर बनाए गए, उसके बच्चों को दिखाया गया। प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अभिनेताओं जैसी हो गई, जब उन्होंने यूं यूं करके हाथ अपनी रैलियों में चलाए, वो बोलता है, तो जो लोग प्रधानमंत्री पर मुग्ध होते थे उनके अंदर वितृष्णा जगी, क्या प्राइम मिनिस्टर हो गए। जैसे ही एक मोहल्ले का सबसे रौबदार आदमी किसी छोटे बच्चे को बार बार झापड़ मारे। बीजेपी ये दिखाना चाहेगी कि आम आदमी पार्टी अपने वायदे पूरे नहीं कर पाई, और आपने बहुत लोगों को सपने दिखाए, वो सपने पूरे नहीं हुए। तो आपको लगता है कि शुरू से ही द्वेष रहेगा, क्लेश रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री के भाषणों में कही गई बातों को उनके स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जुमला करार दे दिया कि वो तो सब चुनावी जुमले थे। तो भाजपा के पास अब कोई चेहरा इस चुनाव के बाद, 2 डेंट बड़े लग रहे हैं भाजपा को, हार रही है तो लग ही रहा है। भाजपा एक्सपोज बहुत हुई है कि उसके पास लीडरशिप नहीं है, उसके पास ऊपर से नीचे तक कोई तादाद में नहीं है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने जुमला बोला। जो मुझे सूचना है कि 2 बार प्रधानमंत्री की अमित शाह जी से नाराजगी हुई है, एक बार बनारस में जब वो धरने पर बैठे तब प्रधानमंत्री नाराज हुए थे और एक बार इस बार नाराज हुए। ये आपको पीएमओ की बड़ी खबर मिलती है, मतलब कुछ भी बोल दीजिए ताकि मतलब लोग परेशान हो जाएं। आप जैसे इसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। आप जैसे मित्रों के माध्यम से मिलती है तो सीधे मतलब मोदी जी आप किसी पत्रकार को बताते हैं, वो सीधे आपको कुमार विश्वास को फोन करके बताता है कि आज मैंने अमित शाह को डांट दिया। अमित शाह को आज मैंने डांट दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो कह रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री के भाषण कह रहे हैं कि जुमले थे, वो तो चुनावी जुमले थे। तो ये बड़ा डेंट लगा। पार्टी आप चलाएंगे अब? नहीं, पार्टी तय करेगी कि कौन लोग क्या क्या काम करेंगे। मैं भारत पार्टी कहे आपको चलाने को तो आप चलाएंगे? निश्चित रूप से चलाऊंगा। पार्टी कहेगी, पार्टी ने मुझसे कहा कि आप इतनी रैलियां करिए, आप मीडिया इंटरेक्शंस करिए। पार्टी ने किरण बेदी जी के आने के बाद, मैं पहला व्यक्ति था जिसने किरण बेदी जी की निष्ठाओं पर और इस पाला परिवर्तन पर सवाल उठाए, और उसके बाद फिर देश के सारे एडिटर्स लगभग वही सवाल पूछने लगे जो मैंने उनके रिट्वीट करे, और वहीं से उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो गिल्ट आई
जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाई। अदरवाइज वो बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बड़ी अच्छी एक्टिविस्ट हैं, 24 घंटे उनकी प्रज्ञा जागृत रहती है। पर जिस तरह वो इंटरव्यूज़ में घबराई और उन्होंने इस तरह की बातें करी, वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में वो गिल्ट चल रही थी, जो सवाल मैंने उठाए थे उनके बारे में कि आप ये कहती थी और अब आप ये निकली। तो उसका पार्टी को फ़ायदा हुआ, पार्टी जो कुछ और काम कहेगी मैं करूँगा। चलिए, बातें तो बड़ी बड़ी हुई, अब काम की बारी है। आपने हमसे वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी कुमार विश्वास से आज की सीधी बात।